नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मदर्स डे पर ब्यूरो हेड सपना चारण ने आईएएस डॉक्टर रशिम सिंह से खास बातचीत की है और उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में। मदर्स डे को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज के मौजूद हैं। डॉक्टर रश्मि सिंह जी आईएएस ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर की प्रिंसिपल रेजिडेंस कमिश्नर ऑफिसर भी हैं और हम मदर्स डे पे बात कर रहे हैं। मैम, बीइंग अ फीमेल, सबसे पहले तो अभी आपने सेशन किया हमारे साथ और आपका वेलकम है इस सेशन में। थैंक यू मैम, मदर्स के सामने बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आपने स्पेसिफिकली शुरू से लेके जब आप माँ बनी होंगी, आईएएस ऑफिसर बनी होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रहे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहें। देखो, प्रॉब्लम तो यही होता है कि मतलब सोसाइटल माइंडसेट जो होता है, तो वो कई बार वो कोशिश करता है कि आपको मतलब एक वर्किंग वुमेन का जी मतलब जो चैलेंजेस होते हैं तो उसमें उसको जो है वो और भी ज्यादा गिनाए ताकि आप महसूस करें कि रास्ता कितना कठिन है। जी ठीक है, तो उसको गिनाने में जैसे मेरे साथ क्या था कि देखिए, मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में रही, अलग अलग विभाग में रही, पतिदेव हमारे उत्तर प्रदेश काडर में रहे। तो लोग जो है उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, आप कैसे नौकरी कर लीजिएगा जी, आप लोग अगर एक छत के नीचे नहीं रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, आपका बच्चा कैसे पल जाएगा। अब देखिए, सब कुछ हो गया, अब 3 दशक तो मेरी नौकरी के निकल गए और बड़े प्यार से हम लोगों ने परिवार को एक दूसरे का पूरक बन करके हम साथ रहे, भले एक छत के नीचे नहीं रहे लेकिन साथ रहे। तो ये जो डेफिनेशन होता है ना परिवार का, कई बार एक छत के नीचे रह करके लोग लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से ही स्पर्धा करने लगते हैं जी, एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं बन पाते हैं। तो वहां मैंने ये फील किया कि हमने एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जी, बच्चा भी एक अच्छे परिवेश में पला बढ़ा, अभी इसकी शादी भी हुई। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे यह लगा कि जो चैलेंज लोग गिनाते थे कि आप नौकरी ऐसे कैसे कर पाइएगा, तो वो पारिवारिक जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो बहुत इंडिविजुअल एक चैलेंज जरूर होता है, लेकिन आपका नजरिया क्या है वो देखने का। दूसरों के नजरिए से आप देखिएगा तो सब कुछ मुश्किल लगेगा, लेकिन अपने नजरिए से आप चीजों को अगर बैलेंस करना सीख जाते हैं तो रास्ता आपका प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों को आप अच्छे से बैलेंस करके चल पाते हो। तो ये था एक मतलब चैलेंज का सॉल्यूशन मेरे लिए कि अपने नजरिए को आप स्वस्थ रखिए, अपने बैटल, इट्स योर ओन बैटल। और बाय द वे ये हर वर्किंग वुमेन के साथ है, ये सिर्फ आईएएस में नहीं है। जी मैम, मुझे तो लगता है कि यदि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर अपने घर को छोड़ करके ऑफिस में काम करने जा रही है जी, उसका वुमेन वर्क लाइफ बैलेंस, एक जर्नलिस्ट वो काम करने आ रही है उसका वर्क लाइफ बैलेंस, तो वो हर किसी का बैटल है। तो वो हर कोई अपने बैटल में वो कहीं ना कहीं जगल कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत महिलाएं, मैं कह सकती हूँ गर्व के साथ में, कि आज उसमें वो उत्तीर्ण हो चुकी है, यानी कि वो समझ गई है कि इसको कैसे जो है बैलेंस करके ये दोनों काम को किया जा सकता है। प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ ऐसा नहीं है, जी। पर्सनल लाइफ भी अच्छा हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा हो सकता है। मैम, अगर आज के समय की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि पहले के समाज में क्या होता था, बीइंग महिला की उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था बेसिकली कि आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपको माँ बनना है, घर गृहस्थी को चलाना है। आज मदर्स डे है तो इसीलिए माँ को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। माँ को तो हमेशा ही महत्व दिया गया है, माँ से बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। जो हमें भी, अगर हम आज इस जगह पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं माँ का ही रोल है। आप आईएएस ऑफिसर है, आपने भी बताया हमारे एक सेशन में कि आपकी माँ का सबसे बड़ा रोल रहा जिसकी वजह से आज आप इतनी बड़ी अधिकारी बन पाई। लेकिन मैम, आज के समय में हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स कर ली है, महिलाओं ने बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है, आज वो एम्पावर्ड हो गई है। क्या आपको लगता है सच में कि आज पूरी तरह से वो एम्पावर्ड हो गई है? और अगर लगता नहीं है तो क्यों नहीं लगता है? और मतलब इस पर आपका क्या जवाब? देखो, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल तुमने ये किया। मुझे याद आ रहा है, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, पर्सनल प्लानिंग आयोग, अब नीति आयोग के नाम से आप जानते होंगे, एक नई बॉडी है और जो भारत के नीति का निर्माण करती है।
और प्लानिंग कमीशन में एक बार हम ऐसी मीटिंग में गए जो कि उस समय हमारी एक राष्ट्रीय महिला जो सशक्तिकरण योजना का उसका एक्सटेंशन की बात हो रही थी। तो उस समय जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, उन्होंने ये सवाल किया कि अच्छा आप लोगों ने ये किया, 1 साल तक ये पायलट किया, तो आप बताएं कि आर द वुमेन एम्पावर्ड, मतलब इस स्कीम से आपने एम्पावर कर लिया। मेरा वहां पे जो जवाब था, आज मैं उसी जवाब को आपके लिए दोहराऊंगी। मैंने ये कहा कि ये कोई एम्पावरमेंट जो है ना, एक डायरेक्ट आउटकम नहीं होता है जहां हम कह सके कि आज वो एम्पावर्ड होगी, प्रोसेस होता है जी। तो ये जो प्रोसेस है, यदि हमारा इनपुट्स, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा आसपास का जो एक परिवेश है, ये महिलाओं के लिए यदि सुदृढ़ कर दिया जाता है तो महिलाओं को एम्पावर्ड होने में, एम्पावरमेंट के प्रोसेस में एक बल मिलता है। और ये चीज ऐसा नहीं है एक बटन की तरह कि स्विच ऑन किया और ऑफ किया जी, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल किस पे है? हमारा कंट्रोल एनवायरमेंट पे है। तो एनवायरमेंट अगर फर्टाइल एनवायरमेंट रहता है, पीसफुल एनवायरमेंट रहता है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट रहता है, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है लड़के और लड़की को, पढ़ने के लिए भी, स्किलिंग के लिए भी, जॉब के लिए भी, तो फिर जो है वो एम्पावरमेंट की दिशा में वो आगे बढ़ने में उसको ऑब्वियसली एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जहां वो डिसएम्पावर्ड भी हो सकती है। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस भी होता है। तो यदि हम ये मान करके चले कि यू आर एम्पावर्ड फॉर लाइफ, अपने आप को महिला अपने आप को सशक्त महसूस करती है, तब वो एम्पावर्ड फॉर लाइफ है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलते भी है, आपका परिवेश बदल भी सकता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है जब महिला ने अपने आप को अपने एटीट्यूड से मेंटली स्ट्रांग कर लिया, तो उसकी फीलिंग क्या है, बाहर वाला कोई नहीं वही बोल सकता है कि वो एम्पावर्ड है। कितना भी आपने किसी के लिए कर दिया, ठीक है, आप उसके फीलिंग में यदि उसे लगता है कि वो सशक्त महसूस अपने आप को नहीं कर रही है, परिवार में ही वो अपने आप को खुश नहीं महसूस कर रही है, उसके अंदर कोई रिक्तता है, तो वो एम्पावर्ड नहीं है। बाहर से लग रहा है कि वो एम्पावर्ड है। तो इसलिए जो है मतलब ये बहुत जरूरी है समझना इस मतलब फीलिंग द एम्पावरमेंट प्रोसेस में कि वो एक इंडिविजुअल जर्नी है और हमारा कंट्रोल जरूर है एक्सटर्नल्स पे, जिसपे कि सरकार में हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव रहे। मैम अभी हम इस समय इस देश में रह रहे हैं जहां पर धरती को माता कहा जाता है, स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है। कि कहीं किसी और देश में चले जाइए तो महिलाओं को देवी की तरह नहीं पूजा जाता, हर चीज को माँ नहीं माना जाता और माँ को इतना ऊंचा स्थान शायद भारत से ज्यादा नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं। हादसों की बात हम यहाँ पर इसलिए करें क्योंकि वो कहीं ना कहीं माँ से भी जुड़ा है और महिलाओं से जुड़ा है। खासतौर पर आप भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, इसके लिए आपने बहुत काम भी किया है। तो उस पर आगे किस तरह से हम लोगों को लेना चाहिए, उस पर हमें किस तरह से समाज में ऐसा एक मैसेज जाए कि हर कोई अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाएं भी और साथ के साथ उनको मजबूत भी बनाएं। उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो मुझे तो यही लगता है कि भाई ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए और हर किसी को अपना एक रोजमर्रा की जिंदगी में इसको अमल करना चाहिए। तो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में परिवार में ही यदि हम अमल नहीं करते हैं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, बच्चियों के लिए, घर की बहनों के लिए, ठीक है, घर के बुजुर्ग जो हमारे हैं उनके लिए, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्चुअली यदि आप देखो तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पुरुषों के लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट जरूरी है। तो यदि आप अपना एक आदर की भावना, एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना, एक दूसरे के लिए एक केयर करने की भावना, तो वैसी अगर भावना हम रखते हैं ना तो बेटियां तो स्वयं बच जाएंगी, स्वयं सुरक्षित हो जाएंगी। भावना बहुत जरूरी है और इसके लिए कई बार मैंने ये भी महसूस किया है कि नहीं हम फंक्शन तो कर देते हैं, बड़े इवेंट हम कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम अपने घर में झांक करके जब हम देखेंगे तो हमारे घर के अंदर मतलब वो समानता की भावना बच्ची और बच्चे में आपने नहीं की, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं दिखाई, तो क्या फायदा ऐसे?
तो इसलिए बहुत जरूरत है अपने अंदर झांकने की। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अमल करते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी होती है उसमें, देखो ऐसा नहीं है कि वी आर बॉर्न विद अ सर्टेन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजीज यू हैव टू, इट ग्रोज, इट इवॉल्व्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अलाइन आवरसेल्व्स, अलाइन आवर थॉट प्रोसेस, अपने को सवाल करें, अपने को क्वेश्चन करें, जिसको मैं कहती हूँ कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो पारदर्शिता होनी चाहिए कि अपने आप को चेक करें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबको अपने से सवाल करना चाहिए, घर घर में सवाल करना चाहिए, हर पुरुष को ये सवाल करना चाहिए और हर नारी को भी ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा गया कि नारी भी दूसरी नारी की उतनी हितैषी नहीं है जो होना चाहिए, या घर में, परिवेश में, पास पड़ोस में यदि कोई बच्ची है, अगर वो असुरक्षित है तो आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसको सुरक्षित करिए। तो इसलिए उस भावना को, मतलब इट इज हाई टाइम कि एक सामुदायिक भावना के साथ में नारी की जो, मतलब आज की तारीख में जो एक फीलिंग है कि नहीं हम असुरक्षित है या कहीं भी, ठीक है, सब इतने अवसर के बाद भी आप जो वारदात सुनते हैं, जी आपने जैसे बताया कि नहीं कहीं हिंसा की वारदात हो रही है, ये है, तो ये सिर्फ जो है इसको मतलब हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसी भावना से ही खत्म कर सकते हैं, ये अपने अंदर झांकना होगा। कहीं ना कहीं मैम ये अगर देखा जाए तो एक माँ का रोल है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का या लड़की, उनको एक बराबरी का शुरू से ही अधिकार दे। बिल्कुल, तो एक माँ को भी उतना ही समझना होगा जितना एक पुरुष को। जी। तो कई बार जो है मतलब अगर माँ खुद ही भेदभाव करने लगती है, कहीं कहीं आपने सुना होगा जी कि अपना जो है वो मतलब उस भेदभाव की जो भावना है, तो उसमें माँ ने प्रतिरोध नहीं किया, तो प्रतिरोध भी करना भी एक बहुत बड़ा एक यह होता है कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं कहीं उस भावना से आपकी बेटी को, उसको वो अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो हर माँ को भी आवाज उठानी होगी ताकि हर बच्ची को वही अवसर मिले जो कि उसके अन्य भाई या मतलब अन्य परिवार के जो भी अपना पुरुष वर्ग के लोग हैं, जो उनको अवसर मिल रहा है, उतना ही अवसर जो है हर बच्ची को, हर नारी को मिलना चाहिए। जी मैम, जैसे कि आज के समय में पहले से कंपेयर अगर हम करते हैं तो महिला सशक्तिकरण हुआ है, वो हम सब मानते हैं। पहले महिलाएं आगे बढ़ के अपने बारे में नहीं बोल सकती थी, अपनी कंप्लेंट्स नहीं कर सकती थी, तो एम्पावरमेंट तो हुआ है, उस चीज को तो हम नकार और नहीं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आई भी जी। तो सबसे बड़ी बात यह हुई है कि हर क्षेत्र में महिलाओं ने देखो अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन भी किया है कि वो किसी से कम नहीं है। तो अब जरूरत यही है कि इसको हम इस संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाएं, ताकि मतलब जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस कस्बे में अभी भी कोई बच्ची ऐसी है जिसको अवसर नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरह से पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, अपने आगे जो है करियर को बढ़ाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो उसको मतलब एक समानता के साथ में सबको अवसर मिल पाए। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि समाज में जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत कुछ अचीव कर रही है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां पर वो माँ बनने से आजकल डरने लगी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना? क्यों डरते हैं, क्यों डरते? मुझे तो लगता है कि माँ बनना और मातृत्व की भावना एक अपने आप को कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा एक नेचर का गिफ्ट है महिलाओं को, ईश्वर तुल्य एक मतलब आपके अंदर जो ये क्वालिटी है, तो इसको तो चेरिश करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको चेरिश, इसको एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे वो तब इंडिविजुअल चॉइस होता है, लेकिन मेरी यह भावना है कि एक माँ बनकर के आप बहुत कुछ हासिल करते हो जिंदगी। एक लास्ट सवाल मैम, बस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि शुरू में भी मैंने आपसे पूछा था कि भारत में इतना ज्यादा सम्मान दिया गया है महिलाओं को कि आप लक्ष्मी हैं, आप देवी का रूप है, लेकिन विदेशों में नहीं दिया गया है। लेकिन विदेशों में आज के टाइम में मैंने माना कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन विदेशों में अगर देखा जाए तो वहां पर भेदभाव कम है, हमारे यहाँ भेदभाव इतना ज्यादा क्यों है? बस ये एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। नहीं, लेकिन आपने जो ये बात कही ना कि हमारे यहाँ भेदभाव, मतलब आज की तारीख में तो बहुत कम होता जा रहा है। यदि देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब जो कैंपेन है, उसका असर आपको दिखाई देगा। जो पहले भेदभाव में सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता था, लड़कियों की संख्या कम हो रही थी,
जो सेक्स रेशियो होता है वो भी सेक्स रेशियो एट बर्थ जो होता है वो बहुत एडवर्स हो रहा था, अनुकूल जो ये था कैसे मतलब नहीं था, क्योंकि वो बैलेंस बिल्कुल जो है गड़बड़ा रहा था। और ऐसा नेचुरल तो होता नहीं है, सेक्स सिलेक्शन किया जाता था, बेटियों को जन्म के पहले मार दिया जा रहा था। तो ये चीज जो भेदभाव का तो सबसे बड़ा इंडिकेटर यही था। लेकिन अब जो है कुछ तो पीसीपीएनडीटी एक्ट उसका भी एक डर, एक रेगुलेशन भी आया लॉ का, लेकिन साथ ही साथ जब लोग देख रहे हैं कि परिवार की रूढ़िवादिता जो सोच है कि नहीं लड़की जो है वो तो परिवार से अलग हो गई और लड़का परिवार के साथ रहा, या लड़की ये काम नहीं कर सकती है परिवार का, ये सब सोच धीरे धीरे जो है ना, इतनी लड़कियां रोल मॉडल्स बन रही हैं कि वो सोच बदल रही है। अब लोग देखते हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं लड़कियां हमारा ज्यादा ख्याल जो है, मतलब बुजुर्ग होने पे माँ बाप का ज्यादा ख्याल तो लड़कियां कर रही, तो ऐसी भी सोच आने लगी है। तो सोच में परिवर्तन तो बहुत आया है, आगे और भी आएगा ऐसा हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल मास है लड़कियों का जो कि दिख रहा है, जो सफल हैं, जो अपना माँ बाप का सबका जो है दोनों परिवार को एक साथ मिलकर के चल रही हैं। ऐसा नहीं कि वो जहाँ शादी होती है उसको नेग्लेक्ट कर रही है, उस परिवार को भी पूरा ख्याल कर रही है, अपने पैतृक परिवार का भी अपना ख्याल करके सबको एक साथ मिल करके चलने की क्षमता उसके अंदर है। एक और मैं इंटरव्यू को जल्दी से सेशन को खत्म करना चाहती थी क्योंकि आपका समय बहुत लिमिटेड है, लेकिन आपने जब ये बात बोली कि महिलाओं के पास इतने सारे काम है, तो एक सवाल और आपसे मेरे मन में आया कि महिलाओं ने इतना सारा बोझ तो ले लिया, लेकिन उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है बाहर भी जाना और घर का भी काम करना और बच्चों को भी संभालना। तो महिलाएं तो मुश्किल काम कर ही करने के लिए, जब आपने कहा कि माँ बनना कोई आसान नहीं है जी, माँ बनना ठीक है वो भी एक मुश्किल काम है, लेकिन बायोलॉजिकली आप देखो कि वो मुश्किल काम क्यों स्त्री ही कर पाती है, तो स्त्री कोई भी मुश्किल काम कर लेती है। और वो हम कहते हैं उसके कि मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग ऐसा स्किल है कि वो अपने कई रोल्स को, जेंडर रोल्स को वो खुद बैलेंस भी कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते जाओ, जेंडर रोल्स में बैलेंस होना चाहिए और सबको मिल करके जो है एक दूसरे का, परिवार का भी, मतलब जो भी अपना कर्तव्य होते हैं परिवार के अंदर, जो दायित्व होते हैं, मुझे लगता है कि समान रूप में सबको दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। और तभी ये गाड़ी जो है ना, एक जो 4 पहिए की गाड़ी एक साथ जो आगे अच्छे स्पीड में बढ़ती है तभी बढ़ पाती है, जब सब पहिए जो हैं वो अच्छे से काम कर पाए। तो एक लोड कहीं एक जगह लोड नहीं देना चाहिए, लेकिन मल्टीटास्किंग महिलाएं कर लेती हैं, यह भी एक यथार्थ है जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। मैं बस लास्ट में मैं चाहूंगी मदर्स डे के अवसर पर एक मैसेज आप सारी महिलाओं को दे हमारे चैनल के माध्यम से। गर्व करिए कि आप एक महिला हैं, बस यही कहना चाहेंगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज हमारे साथ इस खास अवसर पर, मदर्स डे के अवसर पर, इतने खास गेस्ट हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जो आईएएस ऑफिसर है, प्रिंसिपल रेजिडेंस कमिश्नर है जम्मू कश्मीर की। उन्होंने इतने विस्तार से हमारे साथ बातचीत की और जैसा कि उन्होंने कहा महिला होने पर गर्व करिए। आज के हमारे स्पेशल सेशन में इतना ही, मिलेंगे एक और खास शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन हमारे शहर लखनऊ, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यशस्वी, एक्टिव एवं इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के एनआरआई एवं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहां मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था,
लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए उन्होंने इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वह यहां पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप गोरखपुर में परमहंस श्री योगानंद जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास के लिए 2,768 लाख की परियोजना का शिलान्यास हुआ और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। आज गोरखपुर के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं और यह महत्वपूर्ण कड़ी है 132 वर्ष के बाद इस स्थान पर इसके पुनरुद्धार के इस पवित्र आयोजन का साक्षी बनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। याद करिए 5 जनवरी 1893 को इसी स्थान पर एक बंगाली परिवार में जो रेलवे में अधिकारी थे, उनके घर में एक नन्हे शिशु ने जन्म लिया, जिसका नामकरण श्री मुकुंदलाल घोष पड़ा। और वही मुकुंदलाल घोष जिनका बचपन 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत हुए। उसके उपरांत यहां से वाराणसी और फिर देश के अलग अलग भागों में जाते हुए अंततः उनको बचपन में ही मां की साया उड़ जाने के कारण उन्हें कोलकाता वापस जाना पड़ा। आध्यात्मिक जिज्ञासु होने के नाते और बाबा गोरखनाथ के सानिध्य में गोरखपुर में जन्म लेने के नाते वह अध्यात्म का बीज जो गोरखपुर में रोपण हुआ था, बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।